हेलो स्टूडेंट, वेलकम। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 3 में है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कूलॉम्स के लॉ को पढ़ा और कैसे चार्ज प्रोड्यूस होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम उसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा कि चार्ज कैसे जनरेट होती है। तो एक बार हम रिमाइंड करते हैं कैसे चार्ज जो है उत्पन्न होती है। तो आपने पढ़ा था पहला मेथड इंडक्शन से, इंडक्शन प्रेरण द्वारा, ठीक है। तो इंडक्शन से एक के पास अगर चार्ज है तो दूसरा उसके संपर्क में आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो भी चार्ज हो जाता है। सेकंड आपको बताया गया था फिजिकल टचिंग। तो फिजिकल टच का मतलब पता ही है आपको, एक कोई है दूसरा चार्ज है तो उसको एक दूसरे के टच में जब ले आएंगे तो वो भी चार्ज हो जाता है। शॉर्टली बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया। उसके बाद जो चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है वो था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? सभी को पता है फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब घर्षण बल। एक स्टोन में दूसरा स्टोन आप फेंकते हैं तो क्या होता है, उसमें से लाइटिंग होती है ना। तो वही लाइटिंग को है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F इक्वल्स टू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इतनी जानकारी हमें थी। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 9.0 इंटू 10⁻⁹ होती है। ठीक, इतनी जानकारी आपको दी गई थी और वीडियो को बीच में कट करना हुआ था क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और फिर आप दिक्कत करते, इसलिए हमने लेक्चर को रोका था बीच में। तो देखिए इतनी वैल्यू आ गई थी। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ से हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। फिलहाल ये प्रीवियस लेक्चर में 9.0 इंटू 10⁻⁹ इसकी वैल्यू है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और आर मतलब ये डिस्टेंस है, आर स्क्वायर, तो यानी कि मीटर स्क्वायर, और ये कूलॉम स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक, और ध्यान दीजिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चार्ज के लिए अप्लाई करना होता है। जिस तरह से आप लोग जब ग्रेविटेशनल पढ़ रहे थे क्लास 11th में, तो आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। सेम क्राइटेरिया सेम कंडीशन इसमें है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू चार्जेस है और वो अकॉर्डिंग टू मासेस था, डिफरेंट मासेस, टू मासेस। ठीक है, साथ साथ में ये जो चार्जेस पढ़ना होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। चार्ज में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बहुत होता है, लेकिन ग्रेविटी में आप ये प्रॉपर्टीज़ नहीं देखते हैं। ओके गाइस, नाउ तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर कैसे आता है? देखिए फोर्स का यूनिट अगर आप इतना ले लीजिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर जब इधर साइड जाएगा आर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर Q1 Q2, यानी कि ये चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर। इसकी अगर डायमेंशन की बात करें, हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एन मतलब कि फोर्स का क्या होता है? mlt-2। और मास का यूनिट क्या होता है? देखिए ये मीटर है, मास नहीं है, डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? L2। और चार्ज के लिए क्या होता है? चार्ज का होता है AT, तो A2 और T2। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे M और ये L, M आप 1 कर दीजिए, L भी आप 1 कर दीजिए। L देखिए कितना है? 3 है। और T कितना है? T हो गया आपका 4,
-4 और इसके साथ साथ ए देखिए बचा, तो ए आपका क्या हो जाएगा -2। तो ये इसका डायमेंशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा इसका डायमेंशन। तो इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक है, आपको बताया भी गया था। तो m पॉजिटिव है, l पॉजिटिव है, t निगेटिव है और a भी निगेटिव है। ये डायमेंशन है, तो इसको रीड करेंगे m1 l3 t-4 a-2। ये इसकी डायमेंशन है, सबको याद होना चाहिए। अगर बात करें हम लोग एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं आप लोग, तो कैसे निकालेंगे? ये पूरी वैल्यूज को नीचे कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या वैल्यू दी है, 9.0 इंटू 10⁹9, इतनी वैल्यू दी है। एप्सिलॉन को ऊपर ले जाइए तो 1/4, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, 22/7 या 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹9 और इक्वल्स टू क्या हो जाता है एप्सिलॉन। इसको पूरी तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद मैंने कल रिस्पॉन्स दिया था 8.86 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए ये नीचे था, ये ऊपर गया, तो जस्ट इसकी यूनिट अपोजिट हो जाएगी। जो ये है, इसी को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर्स और न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स बनाना है, न्यूमरेटर्स को। तो देखिए ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनवर्स और न्यूटन टू द पावर ऑफ -2। अगर माइनस में लगाएंगे चार्जेस तो इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो कूलम्ब स्क्वायर और उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरह से अपॉन। ठीक, अब इसके डायमेंशन की बात की जाए तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, m-1 l-3 t4 और a2, क्योंकि सारी वैल्यू अपोजिट हो रही है, ये भी अपोजिट हो जाएगी। देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो सारी ये चीज़ें इनवर्स में हो जाएगी, वही प्रोसेस हमने कर दिया। तो ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन। डायमेंशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को लर्न होना चाहिए, आना भी चाहिए। m-1 l-3 t4 और a2, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी। साथ साथ में कूलॉम्ब, 1 कूलॉम्ब क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन दी गई थी। 1 कूलॉम्ब जब इतना ढेर सारा पढ़ते हैं तो आपके पास ढेर सारा नॉलेज हो जाता है। तो 1 कूलॉम्ब क्या होता है, इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए ये चार्ज है, दीज आर पॉइंट चार्ज, तो इसको बोलते हैं Q1, इसको Q2 और इसके बीच में R डिस्टेंस है। ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए अगर आप कूलॉम्ब के लॉ पे जाइए और उससे निकालिए तो F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे देखिए Q1 को 1 ले लीजिए, Q2 को भी 1 ले लीजिए, क्योंकि चार्ज ओनली 1 लेना है और डिस्टेंस भी 1 ले लीजिए। क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ठीक, इतनी इसकी वैल्यू होती है। अब ये समझ में आया कि ये जो फोर्स है, जो 1 कूलॉम्ब फोर्स आपका 1 कूलॉम्ब चार्जेस के बारे में हमने चर्चा की, तो उसका जो फोर्स निकल के आता है वो इतना निकल के आता है। जो फोर्स निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, इतना निकल के आता है न्यूटन में। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब इसको बारीकी से समझिए कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, दोनों की वैल्यू 1 हो, 1 कूलॉम्ब इसकी भी, 1 कूलॉम्ब इसकी भी, और दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे हो। कितने मीटर डिस्टेंस पे हो, 1 मीटर डिस्टेंस पे हो। ठीक है, और उस कंडीशन में जो आपका ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है, वो कितना होगा 9.0 इंटू 10⁹9, जिसे आप क्या कहेंगे 1 कूलॉम्ब। क्या कहेंगे 1 कूलॉम्ब। तो 1 कूलॉम्ब चार्ज क्या कहेंगे, जब चार्ज पॉइंट दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो, और अगर देखिए अपोजिट चार्ज होगा, देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्शन होगा। और अगर ये सेम चार्ज है, वाई दफे देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ये दोनों निगेटिव है तो दोनों में रिपल्सन हो जाएगा। तो अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो, दोनों सेम चार्ज हो, उस कंडीशन में उसमें 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो, रिपल्सन के फॉर्म में या अट्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसको आप क्या कहेंगे 1 कूलॉम्ब कहेंगे।
क्या कहेंगे, 1 कूलाम चार्ज। कूलाम चार्ज अगर नहीं लेंगे तो भी आप ऐसा कह सकते हैं। इससे पीछे भी मैंने एक दूसरे ट्रिक से बताया था 1 कूलाम। ओके, इतना आपको नोट करना है। इतनी चीजें समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। स्टूडेंट, अगर इस तरह से देखिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फिर वही कंडीशन देखिए, और इसका जो मीडियम है इस बार दूसरा है, मतलब वैक्यूम नहीं है, ओनली एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैक्यूम में, परमिटिविटी इन वैक्यूम। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई ना कोई मीडियम है, 2 चार्जों के बीच में डिस्टेंस कुछ है और उसके साथ साथ मीडियम है, और मीडियम की अगर क्या परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, परमिटिविटी क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो, तो उस कंडीशन में आप बताइए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K होता है। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए मीडियम का क्या है, मीडियम का है एप्सिलॉन। मीडियम की जो परमिटिविटी है वो है क्या, एप्सिलॉन। और वैक्यूम में कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का रेशियो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन ये कंडीशन तब होगी जब कोई एक मीडियम होगा। जब कोई मीडियम होगा, वैक्यूम में ऐसी बात हम नहीं करेंगे। वैक्यूम के लिए ये कूलॉम्स लॉ का जो फार्मूला है वही सफिशिएंट है। अब देखिए अगर ये के एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये एप्सिलॉन राइट कर सकते हैं। इसको अगर हम पुट करें कूलॉम्स लॉ में, कहाँ पुट करना है, कूलॉम्स के लॉ में, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। एप्सिलॉन की बजाय क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एप्सिलॉन की, देखिए एप्सिलॉन इनटू के, एप्सिलॉन की बजाय क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन की बजाय के एप्सिलॉन भी हम राइट कर सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, के के साथ मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एप्सिलॉन है वो के एप्सिलॉन के मल्टीपल के बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि ये देखिए फ्री स्पेस पे है, वैक्यूम में है, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ डाइइलेक्ट्रिक लग गया, तो इसका जो परमिटिविटी जो प्रिपेयर होके आई नई बनी, तो वो एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन की जगह में, जैसे एप्सिलॉन यहाँ पे राइट करिए आप, ओनली एप्सिलॉन ना राइट करके आप क्या लिखेंगे, के एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इनटू के राइट करेंगे, और ये भी लिखा जा सकता है। ओके, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड करनी होगी कि के एप्सिलॉन भी आप राइट कर सकते हैं। देन कब, तब आप राइट कर सकते हैं जब कोई ना कोई मीडियम इन्वॉल्व हो। विदाउट मीडियम आपको यही राइट करना है, एप्सिलॉन की बजाय आप एप्सिलॉन के साथ कांस्टेंट तब लगाएंगे जब कोई ना कोई मीडियम लगा हो। तो इस तरह से इसके फॉर्मूले बनेंगे। ओके, नोटेड। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए फिर से वही वर्क करना है आपको। कूलॉम्स के लॉ को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ एक बेस है जिससे पूरा इलेक्ट्रोस्टैट चलता है। तो देखिए ये Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, और इनके बीच में डिस्टेंस आपने पहले ही नोट कर रखा है, R। ठीक है, अब देखिए ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, ठीक। अब समझिए इस बात को, Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है, कुछ भी कर सकते हो। अब इसमें ये बात समझना है कि ये Q1 में जो चार्ज लग रहा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है, वो क्या लगेगा, Q1 में जो फोर्स लगेगा वो Q2 के कारण लगेगा। किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण। तो यहाँ पे जो इसमें फोर्स अप्लाइड होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो होगा F12। तो F1 मतलब चार्ज 1 पर चार्ज 2 के कारण जो फोर्स लगा उसको आप लिखेंगे F12, और ये वेक्टर लगाएंगे इसके ऊपर। क्या लगाएंगे, वेक्टर। वेक्टर का मतलब इसका डायरेक्शन निश्चित है, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, निश्चित है। इसके बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स क्या, देखिए इसमें जो फोर्स अप्लाइड होगा वो Q2 में Q1 के कारण अप्लाइड होगा। तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, F21 नहीं बोलना आपको, F21, वो भी वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में नहीं, डायरेक्शन इसकी निश्चित होगी। तो दो पॉइंट चार्ज है जिनके बीच की डिस्टेंस R है, उसमें Q1 में
Q2 के कारण जो अप्लाइड फोर्स है वो F12 है, F12 है, और Q2 में Q1 के कारण जो अप्लाइड फोर्स है वो F21 है। इतनी ये बेसिकल बातें हैं, इसको थोड़ा सा समझना है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये यहाँ से इधर साइड का जो डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन को कौन बताएगा? इस डायरेक्शन को बताएगा R। क्या बताएगा? R। और इसको हम राइट करेंगे, R आपका क्या बताएगा? देखिए, ये R जो बताता है ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, विस्थापित करेगा। ठीक, तो इस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसको देखिए, राइट कर लीजिए, R वेक्टर और R, ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब ये R इक्वल्स टू R वेक्टर और R यूनिट वेक्टर, R कैप है, ये इसको कैप का साइन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हमने राइट किया? देखिए, R वेक्टर जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। पहली बात तो ये क्वांटिटी को बताता है, अपनी मात्रा को बताता है कि 1, और वेक्टर को मतलब ये डायरेक्शन को भी बताता है। मैग्नीट्यूड के साथ ये डायरेक्शन को बताता है, इसलिए इन दोनों को हम R की प्लेस में राइट करेंगे। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम ले जाते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, F12 क्या होगा, वेक्टर F12 क्या होगा? F12 जो भी होगा वो F21 के इक्वल्स होगा। रीजन, क्योंकि जो भी पॉइंट चार्ज होते हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो ये जो चार्ज, दोनों चार्जेस हैं, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। लेकिन जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब इसका माड करेंगे, तो ऑलवेज जो भी वैल्यू आए, चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए हम इसको मॉड करेंगे, मॉडुलस। ठीक, इनका डायरेक्शन अलग है, बाकी इसकी वैल्यू जो है, इनका मैग्नीट्यूड, इसकी परिणाम जो है, परिमाण इक्वल है। ओके, तो अब आगे देखिए, इनकी वैल्यू क्या होगी? सभी की वैल्यू होगी वही, कूलम्ब्स लॉ में जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू समझ में आ गई आपको। इसके बाद अगर आप ये मॉडुलस को हटा दें, मॉडुलस को हटाएं, F12 निकालें, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21 कैप। ये R21 कैप कहाँ से आ गया? R21 कैप का मतलब हो गया, ये डायरेक्शन को शो करता है। मैंने बताया ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो R21 ही हमने क्यों किया, समझिए इस बात को। F12 में देखिए, F12 में जो ये डायरेक्शन है, इसका ये जो डायरेक्शन है, ये क्या है? 2 के कारण 1 में है, Q2 चार्ज के कारण Q1 में है, और इसीलिए इसको लिखेंगे R21 कैप, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर, यानी कि ये F12 के लिए वर्क कर रहा है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट, और इसके बाद देखिए F21 की बात करिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R12। देखिए, ये सब डेरिवेशन है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत से कूलम्ब्स के लॉ से लगाना स्टार्ट कर दें तो बिल्कुल बहुत इजी लगेगा। थोड़ा सा ग्रेविटेशनल वाले लॉ को क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था उसको रिमाइंड कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिकल है। अब देखिए, ये दोनों वैल्यूज आपने राइट कर दी, और इन दोनों वैल्यूज से क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? दोनों एक ही वैल्यू है, बस इसका डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो इनका है, यूनिट वेक्टर का डिफरेंस। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, और ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आगे मैं ढेर सारे कंडीशंस को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आपको राइट करना है कि Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हो, दोनों R डिस्टेंस पे हो, तो Q1 पर Q2 के कारण F12 मतलब अट्रैक्शन जो फोर्स होगा या रिपल्सन जो फोर्स होगा वो F12 होगा, वेक्टर F12, और Q2 में Q1 के कारण जो फोर्स होगा वो F21 होगा वेक्टर के फॉर्म में, और इनके जो यूनिट वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट होंगे, तो F12 में R21 कैप होगा और इसमें R12 होगा। किसमें? F21 में R21 होगा, R12 होगा, सॉरी, इसके डायरेक्शन में। ये देखिए R12। रीजन क्या है कि ये जो 2 चार्जेस में 1 के कारण इसका डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा। ओके,
तो ये इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे कैप लगा है। तो अब देखिए अगर F12 और F21 दोनों के अप्लाइड फोर्स को अगर देखें तो दोनों इक्वल है, केवल यूनिट वेक्टर का डिस्टेंस है। ठीक है, कॉमनली इसको समझ लीजिए। तो देखिए ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, इतना तो आपको सॉल्व करना ही है कि दो चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस इतना है, ये F12 है, F12 है, ये F21 है, और यूनिट वेक्टर के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट हैं, तो इनकी वैल्यूज इस तरह से सिमिलर आ जाएगी। देखिए अब इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो इम्पोर्टेंस हैं, आप समझिए इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इसके इम्पोर्टेंस जो है उनमें मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसका इम्पोर्टेंस नंबर 1, R21 इक्वल्स टू R12, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, लेकिन इनमें साइन का डिफरेंस है। इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर है। इस दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग है। दोनों जो वेक्टर R हैं डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों के जो डिस्प्लेस R हैं उनके डायरेक्शन बदले हुए हैं, बाकी वैल्यू वही होगी। कूलम्ब्स का लॉ वही लगता है जहाँ पे इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल चार्जेस होने चाहिए। तो ये देखिए अप्लाइड हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगर ये सिचुएशन आ रही है तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये भी इक्वल होंगे, लेकिन इनका भी डायरेक्शन जो है ये भी इक्वल हो जाएंगे। जब इनका जो है डायरेक्शन अपोजिट है तो इनमें लगने वाले फोर्स भी अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। ठीक, तो पहली कंडीशन, पहला जो इंपॉर्टेंस है ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस देखिए, सेम डायरेक्शन फोर्स, इसमें जो फोर्स अप्लाइड है वो सेम डायरेक्शन फोर्स है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स भी हो सकता है, लेकिन जो फोर्स है वो सेम ही होगा। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। इसके बाद देखिए इनका जो इंपॉर्टेंस है वेक्टर फॉर्म का, ये कूलम्ब्स के लॉ का, वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स मूव्स और न्यूक्लियस पे भी वर्क करता है। उसको जो बाइंडिंग एनर्जी, दोनों के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसके कारण प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो है बाइंडिंग एनर्जी। और उसके पीछे आप अगर पॉइंट चार्ज Q1 पॉजिटिव अगर न्यूक्लियस में ले लें और Q2 आप ले लीजिए या Q नेगेटिव ले लीजिए चारों तरफ, तो उससे कूलम्ब्स के लॉ से आप उसके अप्लाइड फोर्स को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कहेंगे कि इसमें बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन है। ठीक, तो सॉलिडिटी, किसी ऑब्जेक्ट की जो सॉलिडिटी होती है उसमें उसको उसके लिए भी ये कूलम्ब्स के लॉ लगते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके पीछे भी ये जो बाइंडिंग एनर्जी का फोर्स है, बाइंडिंग एनर्जी का जो फोर्स अप्लाइड फोर्स होगा वो कूलम्ब्स के लॉ को फॉलो करेगा। ओके एवरीवन, तो इतनी चीज़ें आज आपको पढ़ना हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए और करना है आपको, बहुत ही इजी दे रहा हूँ, इजी टास्क। एक ऑब्जेक्ट है, आप राइट कर दीजिएगा पूरा स्टेटमेंट, और उसका जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है 6.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ -17 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने बताया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है 6.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ -17, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो Ne रहेगा, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19, इसका जो है इसमें डिवाइड कर दीजिए 6.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ -17 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 और इक्वल्स टू n। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 2, इसका टेबल इसमें पढ़िए 4। ओके, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगला जो क्वेश्चन है ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग दे दिया, फर्स्ट जो मैंने समराइज किया था, फर्स्ट जो मैंने आपको समझाया था प्लान। सेकंड क्वेश्चन आपको अपने करके आना है, मैं उसके लिए आपको दे रहा हूँ। दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। चार्जेस की वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं 3.2 इंटू 6। देखिए दो इक्वल चार्ज है, इक्वल चार्ज, और चार्ज की जो वैल्यू है वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻17। ओके, इसके बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.05 मीटर है। ओके, आपको एफ निकालना है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स निकालना है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, समझ लीजिए अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स की कैलकुलेटिंग करनी है। आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर F इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे पता ही है आपको, 9.0 इंटू 10 टू पावर ऑफ कितना 9.0, अभी जैसे मैंने वैल्यू बताया था 10 टू द पावर ऑफ -12, तो वो वैल्यू आपको इसमें राइट करना है। Q1 Q2 की वैल्यू राइट कर देना है, R स्क्वायर, R की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देना है, F निकल के चला आएगा, उसको न्यूटन में लिख देना है। तो ये आपके होमवर्क रहे। आपको मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको क्या टीच किया। सबसे पहले मैंने तो समराइज किया जो प्रीवियस था, कूलॉम्स का लॉ वो कैसे जनरेट होकर निकलता है, कूलॉम्स के लॉ क्या है, उसके डायमेंशंस कैसे निकलेंगे, 1/4πε0 के परमिटिविटी की कैसे निकलेंगे इन फ्री स्पेस एप्सिलॉन के, इस चीज़ को मैंने बताया। इसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, उसके बारे में मैंने बताया। वेक्टर फॉर्म के लिए आपको याद रखना है कि Q1 Q2 दो चार्जेस होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस R होगा, F12 और F21 की कंडीशन समझना है। फिर यूनिट वेक्टर के बारे में आपको समझना है। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया कि R21 F12 में इन्वॉल्व हो जाएगा और इसमें जो है R12 आएगा F21 में। रीजन क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, तो Q1 के कारण Q2 पे जो देखिए Q2 के कारण Q2 ठीक है, Q2 के कारण Q1 में जो Q1 में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो F12 होगा, वो ये होगा, और Q2 के कारण Q2 में Q1 के कारण जो फोर्स अप्लाइड होगा वो F21 होगा, F21 होगा। दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, बस उसके डायरेक्शन डिफरेंस रहेंगे, उस डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंस पे चर्चा करेंगे जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, आप लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 तीनों को देखिए। उसके बाद जहाँ भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चनिंग करिए। आप राइट जरूर करें और इसको समझें, ठीक है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अभी तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस पे होगा, कूलॉम्स लॉ पे हो गया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टर्न करके दे रहा हूँ। वाई जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो तो हाउ कैन वी फाइंड द चार्जेस। वाई जब देखिए क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मैं दे रहा हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको चार्ज एक्सप्लेन करना है, चार्ज कितना होगा, चार्जेस निकालने के लिए वही Q इक्वल्स टू प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसके डायरेक्शन को भी आपको बताना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिया, 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको कूलाम के फॉर्म में राइट करना। तो ये भी चीज़ें आपको मेंशन कर दे रहा हूँ होमवर्क में। एक आप लोग प्रैक्टिकली में और कर लीजिएगा, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। चार्जेस, जो चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट चार्ज में लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट चार्ज जो है 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -16 है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका मैं दिया था, है ना, तो मैंने कर भी दिया था, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करके आने हैं।
और पूरा रिमाइंड कर लीजिएगा, जहाँ भी जो प्रॉब्लम्स होगा उसको आप शेयर करिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूँ। ये बेस इंटरमीडिएट है, आईआईटी और जी मेंस के लिए नहीं है। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका ये बेस है, स्टार्टिंग फॉर्म है। मैं थोड़ा सा और डीपेस्ट दूंगा, और डीप दूंगा, थोड़ा सा पढ़िए तब, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।